सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। आज हम सैम्पलिंग के कुछ और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और देखिए, सैम्पलिंग के अंदर जो है ना, अजीबोगरीब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज उसकी जो थ्योरी है ना वो बहुत डीपली अच्छे से तरीके से पढ़नी पड़ेगी, काफ़ी बार रिवीजन करना पड़ेगा। वैसे देख, आप देखोगे कि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी कुछ करवाया हुआ है क्वेश्चंस को लेकर। एमसीक्यूज के ऊपर मेरा पूरा पूरा फोकस रहता है कि जितने भी एमसीक्यूज हम करवा पाएँ, उतने को पॉसिबल होते हैं उतने मैं एमसीक्यूज करवाता हूँ। और इसके रिगार्डिंग जो है, हम अब यूट्यूब प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। उसमें 29 रुपीज़ मंथली के हिसाब से आप लोग जो है पे करके जो डेली वीडियोस है वो देख पाओगे। क्वेश्चंस को लाइव वीडियोस हम करेंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल इस चीज़ को डिस्कशन करते हैं, जो हमारे आगे के क्वेश्चन है उनको। आंकड़ों के अभिनिश्चयन व संसाधन के खासकर जो त्रुटि होती है वह कैसी होती है, तो इसके बारे में हम बात करें। तो ये बोला कि अभिनिश्चयन और संसाधन के समय, तो इसकी बात करें तो ये होगी नॉन रैंडम सैम्पलिंग। बिकॉज नॉन रैंडम सैम्पलिंग आंकड़ों को संग्रहण करने के टाइम पे हो जाती है, ठीक है। और इसको हम नॉन सैम्पलिंग बोलते हैं, बिकॉज ये डेटा को कलेक्ट करने में ही हो गई है, ठीक है, सैम्पलिंग में नहीं हुई है। अगर हम बात करें इस त्रुटि की, तो ये रैंडमली भी हो सकती है। भाई हम हो सकता है ये जानबूझ के ना की गई हो, ठीक है, अपने आप हो गई हो रैंडमली। और ये सिस्टमेटिक तरीके से भी की जा सकती है ना। ये सिस्टमेटिक तरीके से भी की जा सकती है, दोनों टाइप्स इसमें आप आते हैं। अब इसके जो प्रतिचयन जो नॉन सैम्पलिंग एरर होने के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपूर्ण प्रश्नावली रह गई हो, अनुसूचियां पूर्ण रह गई हो, अनावश्यक की लापरवाही हो, जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी, हमको को संग्रहण करने में त्रुटि करी गई हो, उत्तरदाताओं द्वारा जो है उत्तर सही नहीं भरे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है पॉसिबली। आगे हम बात करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था एसओ के अंदर, ठीक है, एसओ 2021 के अंदर पूछा गया था। आगे हम बात करते हैं। क्रमबद्ध प्रतिचयन आंकलन के अच्छे परिणाम नहीं देगा, ठीक है, या नहीं होगा भी लिख सकते हो आप, कि जो आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है उसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब इकाइयों के मध्य जो है विचलन आवृत्ति हो या नियमित अंतराल पर चयनित इकाइयों में सहसंबंध हो, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इनको हम दोनों ही चीज़ें अच्छा परिणाम नहीं देगी, तो दोनों ही ए बी हो जाएगा। अगर हम बात करें सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि इसको हम कैसे चुनते हैं, रैंडम के हिसाब से चुनते हैं। लेकिन पहले अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं। किसमें डिवाइड कर देंगे? हम न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल ए टू जेड, ठीक है, जियोग्राफिकल, इस तरह डिवाइड कर देंगे। और फिर इनमें से जो है ना, आपको क्या लेना पड़ेगा, सैंपल के हिसाब से जो है, साइज के हिसाब से आप क्या लोगे, सैंपल लोगे। और उसके बाद जो है ना, जो निश्चित अंतराल है, शेष इकाइयों को हम क्या करेंगे, एक निश्चित बराबर के अंतराल के आधार पर ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक इकाई ली, ठीक है, इसका अंतराल हमने 20 रखा, तो उसके बाद जो है प्लस 20 करके 21वीं इकाई ले लेंगे, और 21 प्लस 20 करके हम जो है 41वीं इकाई ले लेंगे। इस तरह जो है इसका चलेगा। और ये मैंने कोर्स के अंदर अच्छे डिटेल से करवाया, वो देख लेना थोड़ा सा। यहाँ पे अगर हम पूरा देखेंगे तो फिर बाकी की क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। 30 इकाइयों की समष्टि में से 5 इकाइयों को चयन सरल यादृच्छिक तरीके से किया गया, तो किसी विशिष्ट इकाई की प्रतिदर्श में आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पे हम एक से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग सैंपल की बात कर रहे हैं, एक विशिष्ट इकाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे विशिष्ट इकाई की बात करें तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, अगर हम डायरेक्टली बोले तो ये हो जाएगा। और अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो फिर ये 1/n/n होगा, जबकि ये जो n है ये ऊपर चला जाएगा, तो n/n लिखोगे आप लोग इसको, ठीक है। तो इसको हम लिखें तो 5/30 यानी 1/6 हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखना आपको, ऐसे क्वेश्चनों में उलझते बहुत है स्टूडेंट। ये संगणक के अंदर आया हुआ था 2021 के अंदर, लास्ट वाला 2021 के अंदर आया था, और ये भी 2021 के अंदर आया हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम देखें, यहाँ पे प्रतिदर्श आकार 2 है और 5 समग्र में सरल यादृच्छिक प्रतिचयन की पद्धति लिया गया है। 5 में से हमने कितना लिया है? 2 लिया। एक प्रतिदर्श के चयन होने की प्रायिकता क्या है? बेसिकली यहाँ पे पूछा क्या गया है, वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीजें मैं आपको बोलता हूँ। देखिए, यहाँ पे बोला गया कि किसी विशिष्ट इकाई की प्रतिदर्श में आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। यानी हमने जो 5 इकाइयां चुनी है, ठीक है, इसमें से जो विशिष्ट तौर पे आने वाली जो प्रतिदर्श इकाई है उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो हमें बताया 5 इकाइयां चुनी हमने और टोटल 30 है ना। तो कर दिया हमने 5/30, 1/6 हो गया। क्लियर बात है, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया वो एक अलग तरीके का क्वेश्चन है कि एक प्रतिदर्श जिसका आकार 2 है और 5 की समग्र से सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श से हमने ले लिया, ठीक है। तो हम इसको भी उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या बोला गया कि एक प्रतिदर्श के चयन होने की प्रायिकता क्या है, यानी विदाउट सैम्पलिंग हम कर रहे हैं, SRS कर रहे हैं। यानी 30 में से अगर आपने ये चुना है तो इसमें एक सैंपल जो यूनिट है उसकी जो प्रायिकता है वो क्या होगी, वो चीजें, दोनों चीजों के अंदर देखिए, क्वेश्चन मैं कंप्लीटली आपको सही से बता रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए तो आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे, और हो सकता है कि आपकी बार दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले, तो आपको वहां पे लैंग्वेज जरूर पढ़नी है, और ये आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा क्वेश्चन कैसे करना है इसको, ठीक है। समझिए, हम अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग करोगे तो आप 2/5 करके आ जाओगे, जो कि गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा, अगर हम इसको सोल्व करें तो n फैक्टोरियल, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, फिर उसकी प्रायिकता निकालनी पड़ेगी, ठीक है।
एक प्रतिदर्श चेन होने की जो संभावना है, एक प्रतिदर्श चेन करना है हमें, वो उसकी पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसकी प्रायिकता का पता करना पड़ेगा। तो n फैक्टोरियल स्मॉल n फैक्टोरियल n माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल हो गया ऊपर, n जो छोटा है उसके लिए हमारे 2 दिया हुआ है समगर, 2 फैक्टोरियल हो गया, और ये 5 माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 किया तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको सोल्व आउट करें तो ये 5 है, 5 गुना 4 हो जाएगा, इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, बटे अगर हम करें तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 के 20 है, 20 बटे अगर हम 2 करेंगे, 2 गुना 1 ही होता है इसका, तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हमें प्रायिकता करनी है तो 1 बटे 10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1/10 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे देखते हैं, एक सर्वेक्षण का कार्य क्षेत्र किन बातों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये बातों उद्देश्यों पर करता है, समय की उपलब्धता पर करता है, संसाधन में करता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। एक समष्टि n इकाइयां हैं, एक समष्टि में जिसमें n इकाइयां हैं, यदि उसमें से यदि आप एक n भाग को प्रतिदर्श निकालते हैं तो प्रतिचयन अनुभाग क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो इसका सिंपल सा हो जाएगा, n बटे क्या हो जाएगा आपका कैपिटल N हो जाएगा। n इकाइयां हैं और किसमें से आप एक, यदि आप एक n भाग का प्रतिदर्श निकालते हैं, प्रतिचयन अनुभाग क्या है, समष्टि से निकालना है तो n निकालना है, और आपका जो समग्र है वो क्या है n है, यानी हमें सैंपलिंग फ्रैक्शन पूछा हुआ है, और ये संगणक के अंदर पूछ सकता है सैंपलिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम सैंपलिंग फ्रैक्शन की बात करें तो हमारा सैंपलिंग फ्रैक्शन क्या होता है, सैंपलिंग फ्रैक्शन इक्वल टू n बटे n होता है। ठीक है, n यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, और n स्मॉल जो होता है वो टोटल यूनिट ऑफ सैंपल होता है, टोटल यूनिट ऑफ सैंपल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यदि यदि n इकाइयां वाली समष्टि n माप का प्रतिदर्श चुना जाए तो परिमित समष्टि शुद्ध पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, आपको जो पॉपुलेशन करेक्टर फैक्टर पूछा हुआ है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। हमारा जो करेक्टर जो पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर होता है, फाइनाइट की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 1 माइनस n बटे n होता है। अगर इसको हम सोल्व आउट करें तो यहाँ पे जो n एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल N, और यहाँ पे कैपिटल N माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपको कौन से आंसर में दिया हुआ है, 1 माइनस वाला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे n करना पड़ेगा तभी ये सही हो सकता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस n बटे n दिया हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। प्रतिचयन फ्रेम क्या है, ये भी आपको सिर्फ लैंग्वेज में से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, समष्टि की इकाइयों की सूची क्या कहलाती है, प्रतिचयन फ्रेम कहलाती है। सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श का चयन निम्नलिखित में से किसकी मदद से किया जाता है। तो हम जो है यादृच्छिक अंकों की सारणी से भी करते हैं, पर्ची बनाकर भी करते हैं, रोल्ट के चक्कर से भी करते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। एक समानुपाती नियतन से यदि सभी स्तरों का माप बराबर हो तो परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। देखिए वो जो ऊपर वाला जो दिया हुआ है उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो टीपेट है, फिशर और गेट्स की जो है, ठीक है, केडाल और बॉडीगर्डन की भी अंक सारणी थी, ठीक है, राव मित्रा मेथेई की जो सारणी थी, रेड निगम की है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है अगर आपको याद रह पाए तो। एक समानुपाती होगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल अलोकेशन हो जाएगा। नेमन मैंने आप लोगों को शुरू में पढ़ाया था, ठीक है, नेमन पढ़ाया था, और इक्वल जो आपका आ गया, ठीक है, इक्वल अलोकेशन। आगे अनुकूलतम आएगा तो उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, आगे चलिए, समानुपाती है ये, प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल। आगे बढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल जो अलोकेशन है उसमें समान नियतन होता है। n इकाइयों वाली समष्टि में से प्रतिस्थापित सहित सरल यादृच्छिक प्रतिचयन से n माप के कुल कितने प्रतिदर्श बन सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इसमें जो है बहुत ही इजी टाइप दिया हुआ है। अगर हम बात करें n इकाई वाली समष्टि में प्रतिस्थापित सहित पूछा है ना, सहित पूछा है तो आपका n की जो आप n की जो घात है वो n हो जाएगी, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आपको विदाउट रिप्लेसमेंट पूछेगा तो NCN बनेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों ही आपको पता चल गया। आगे चलते हैं, और NCN का जो है इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो फिर क्या बनेगा, n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल ये हम करके आए हैं आगे पीछे क्वेश्चन n फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस n फैक्टोरियल पीछे हम करके आए हैं। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, जो NCN है ना वाला, NCN वाला जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पे किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए n इकाइयों वाली समष्टि बिना प्रतिस्थापित किए सरल यादृच्छिक प्रतिचयन n माप के कुल कितने प्रतिशत, ये कर लिया था क्या क्वेश्चन नंबर 22, नहीं किया था n। चलिए देखते हैं दोबारा पीछे कौन सा क्वेश्चन किया हमने। n इकाई वाली समष्टि में से प्रतिस्थापित सरल यादृच्छिक प्रतिचयन से माप के कुल n माप के कितने प्रतिदर्श बन सकते हैं, और यहाँ पे पूछा हुआ कि n इकाई वाली
n इकाई वाली समष्टि से बिना प्रतिस्थापित, अच्छा ये वो जो है प्रतिस्थापित सहित है और ये रहित है। रहित की बात करेंगे तो फिर ये तो हमने डिस्कशन कर लिया ना, ठीक है। उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था जो आपका n स्क्वायर n था, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कुल प्रतिदर्श कितने बना सकते हैं, कुल प्रतिदर्श की बात हो रही है, तो कुल प्रतिदर्श की बात करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा अंशियन हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। बिना प्रतिस्थापित सरल यादृच्छिक समष्टि के मध्यम आंकलन के लिए हमेशा अभिन्नत जो आंकलक होता है, अभिन्नत हो सकता है और नहीं भी। ये बाइस्ड की बात कर रहा है, अनबाइस्ड आंकलन हो सकता है, अनबाइस्ड हो सकता है और नहीं भी हो सकता, और जो है बाइस्ड आपका आंकलक भी हो सकता है। तो इसमें से आपको बताना है जब आप बिना प्रतिस्थापित करते हो तो ये हमेशा जो होगा वो अनबाइस्ड ही होगा, अनभिन्नत आंकलन होगा, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे हम बात करें सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिस्थापित सहित में स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर का अभिन्नत आंकलक है, जबकि यहाँ पे आपको जो ये फॉर्मूला दे रखा है, वैसे तो इन फॉर्मूलों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एस तो लेवल है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये एक फॉर्मूला याद रख सके यहाँ पे, जबकि ये दे रखा है प्रतिचयन जो प्रतिस्थापित सहित बोला हुआ है, तो n-1/n और s की स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। बी ऑप्शन आप करोगे, और अगर आप संगणक के लिए ही पढ़ रहे हो तो इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि ये आपके नहीं आएगा। समष्टि को उचित रूप से प्रस्तुत करने के लिए जो आपका गुच्छ प्रतिचयन है, क्लस्टर जो है, उन्हें हर एक गुच्छ में से इकाइयों को चुना जाए तो यह प्रतिचयन विधि क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी द्विचरण प्रतिचयन। यहाँ पे आपको जो स्टेजेस होते हैं उस हिसाब से 2 स्टेजेस या 3 स्टेजेस, अगर आपकी जो प्रथम चरण की प्रतिचयन की इकाइयों के मध्य अगर सहसंबंध गुणांक जो ऋणात्मक होगा तो उसको उसमें जो है सेकंड स्टेज जो होगी आपकी वो क्या ज़्यादा एफिशिएंट होगी। ये हमने क्वेश्चन किया भी है, शायद मैंने करवा दिया आप लोगों को, ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी। सैम्पलिंग की बात करें, ठीक है। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में हमने जो किए थे 10 क्वेश्चन, उसमें एक तो नेमन वाला ये आप लोगों ने देखा था, हालांकि ये थोड़ा सा हैवी है, ये क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाएगा, और आगे हमने नेमन का करवाया था उसमें। चलिए ठीक है, आज हमने 25 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए, 15 क्वेश्चन और डिस्कशन करके बाकी की क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हमारा सैम्पलिंग चैप्टर जो है कोर्स में पूरा हो चुका है, तो जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।